चलिए स्टार्ट हो। सो पहला चैप्टर है आप लोग का, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यही ये है कि क्रॉप हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसको मैनेज कैसे करेंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सके, है ना। सो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉप प्रोडक्शन। एक्चुअली में इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था एग्रीकल्चर, है ना। इस चैप्टर के अंदर, अच्छा आप लोग क्लास 8 में हो ना? हेलो, ओके क्लास 8 में, ठीक ठीक ठीक। तो हमें क्रॉप ही पढ़ना है। थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं हम क्रॉप में और नॉन क्रॉप में, या फिर एग्रीकल्चर होता क्या है। उसके बाद हम आते हैं, है ना। उसके बाद हम आते हैं फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं लिखूंगा यहाँ पे देख पा रहे हो स्क्रीन? आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो ना? यस हेलो, ओके। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ rearing crop and taking a practice of rearing animals and growing crops, है ना। एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग गेहूं धान उगाएं, ठीक है, खरीफ उगाएं, दार उगाएं, मतलब पौधे से रिलेटेड नहीं है। आम उगाना, लीची उगाना, ठीक है। एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ इतना ही। एग्रीकल्चर includes the rearing, taking care of सर आपका आवाज animals क्लियर नहीं है। beside practicing। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है ये, ठीक है। अब सुन पा रहे हैं? अब सही है? अब सही है? यस सर हेलो, अब सही। हाँ यस सर अब सही। ठीक है। तो एग्रीकल्चर में एनिमल का पालन पोषण के साथ साथ पेड़ पौधा लगाना, उगाना, ये दोनों रहता है ना। लेकिन आप लोग को क्लास 8 में सिर्फ पढ़ना है क्या? क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है ना। सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा से रिलेटेड ही पढ़ाई करना है। 9th में आओगे तो उसमें आपको एनिमल्स के बारे में भी पढ़ना होगा। देखते हैं, कायदे से तो नहीं होना चाहिए इसमें, जिस तरीके से चैप्टर का हेडिंग दिया हुआ है ना। तो चलिए हम आते हैं बुकलेट पे। देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। देख पा रहे हो? हाँ ठीक है। यहाँ पे आइए, जो बॉक्स दिया हुआ है ना, बॉक्स में आइए। हम डायरेक्ट इसी पे आते हैं, बॉक्स पे आते हैं। ओके, बॉक्स में लिखा हुआ है खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आप लोग का। हाँ, खरीफ क्रॉप का सीजन अभी है लगाने का, सोइंग का अभी सीजन है खरीफ क्रॉप का, है ना। और रबी क्रॉप लगाया जाता है ठंडी के मौसम में। रबी क्रॉप को कम पानी चाहिए होता है, खरीफ क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए होता है। अभी बरसात का मौसम है ना, तो पानी अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो इस समय इस क्रॉप को लगाया जाता है। जैसे देख पाते होंगे आप लोग, पहला पॉइंट देख पा रहे हैं आप लोग। दीज आर ऑटम और मानसून क्रॉप, द सोइंग स्टार्ट्स इन रेनी सीजन। अभी चल रहा है वो मौसम, है ना। दिस आर सोन इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई। अभी सोइंग चल रहा है और ये हार्वेस्ट हो जाएंगे अक्टूबर तक। इनको पानी ज्यादा चाहिए, वेट वेदर लिखा हुआ है, वेट मतलब भीगा हुआ, ठीक है, ज्यादा पानी चाहिए। लॉट ऑफ वाटर, ये भी मेंशन है यहाँ पे। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू रबी क्रॉप इफ प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। कहने का मतलब ये है कि इन सभी क्रॉप्स को हम लोग दिसंबर में भी उगा सकते हैं, है ना। अक्टूबर नवंबर में भी उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। कंडीशन ये होना चाहिए
कि पानी अवेलेबल हो। ओके, इसका मतलब ये पॉइंट नंबर 6 का मतलब यही। सो कुछ एग्जांपल है खरीफ क्रॉप के, जैसे राइस, कॉटन, बाजरा, ज्वार, ग्राउंडनट, मेज, मैंगो, स्पिनच। इसमें से आप लोग को एग्जांपल याद रखना है, राइस, कॉटन, मेज। ओके, ये तीन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, रबी क्रॉप पे आते हैं, है ना। रबी क्रॉप ठंडी के मौसम में ग्रो किया लगाया जाता है। ओके, इस क्रॉप को उगाने के लिए कम पानी चाहिए होता है, और इसकी हार्वेस्टिंग मान के चलो मार्च तक कर ली जाती है ना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जैसे कि वीट, और जितने भी सीरियल्स होते हैं, जितने भी सीरियल्स होते हैं सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ओके, इस क्रॉप को उगाने के लिए कम पानी चाहिए होता है। ऑब्वियसली ठंडी का मौसम में देखे होंगे, यदि ये गाँव गए होंगे आप लोग तो देखे होंगे, मटर वगैरह उगाते हैं, चना उगाते हैं हम लोग, गेहूं उगाते हैं, है ना। इसको उगाने के लिए कम पानी चाहिए। हाँ, इनको हम लोग खरीफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। चलिए, एग्रीकल्चर का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब है द प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग एंड ग्रोइंग, द प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग एनिमल्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, डेफिनेशन इसका द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप एंड रेयरिंग एनिमल्स है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल, दैट इज एग्रीकल्चर। ओके, सो एग्रीकल्चर बोल दिए हम, क्रॉप एंड एनिमल, एनिमल रेयरिंग, है ना। सो इस क्रॉप के अंदर आएगा आपका क्या, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, ऑरेलिकल्चर, फ्रूटिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब आएगा इसके अंदर। एनिमल रेयरिंग, इसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री भी बोलते हैं, HUSBANDRY, एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं। चलिए हम इसी से डील कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को दो भागों में बांटा गया है, दैट इज एग्रोनॉमी एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी बोलिए या फिर क्रॉप प्रोडक्शन बोलिए, दोनों का मतलब सेम है, एग्रोनॉमी एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रोनॉमी के अंदर आएगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में जैसे कि मैंने बोला, इसके अंदर आप गेहूं, धान, मेज, ये सब उगाते हैं। वेल, फ्लोरिकल्चर के अंदर आ जाएगा सब्जी वगैरह, फल वगैरह, इसी के अंदर आएगा। ओके, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आएगा आपका ये कैटल फार्मिंग, ठीक है, जिसको हम लोग डेयरी फार्मिंग कहते हैं। पोल्ट्री, पोल्ट्री मीन्स एक प्रोडक्शन, ठीक है, बर्ड का मीट प्रोडक्शन। पिसिकल्चर, पिसिकल्चर दैट इंक्लूड्स द रेयरिंग ऑफ फिश, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, मछली के साथ साथ आर्थ्रोपोड्स जैसे झींगा वगैरह, स्क्विड वगैरह ग्रो करते हैं, केकड़ा वगैरह, ठीक ना, वो हो जाएगा। एपीकल्चर, एपीकल्चर दैट इज बी कीपिंग, ठीक है, हनी का प्रोडक्शन करवाना। इसके अलावा और भी है, शीप वगैरह का रेयरिंग, सेरिकल्चर भी आएगा इसी के अंदर, है ना। सेरिकल्चर, शीप रेयरिंग इसके अंदर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्वा कल्चर का मतलब क्या होता है, एक और चीज बता रहे हैं हम यहाँ पे, एक्वा कल्चर। एक्वा मीन्स व्हाट, ये What? इम्पोर्टेंट है। एक्वा कल्चर, यस, एक्वा कल्चर, somebody uttered something, एक्वा मीन्स व्हाट, पानी ना, Yes. ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इन वाटर, प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इन वाटर, दैट इज कॉल्ड एक्वा कल्चर, है ना। तो पानी में हम लोग क्या क्या उगा सकते हैं, पानी से हम लोग क्या क्या बेनिफिट पा सकते हैं, क्या कौन से प्रकार के फूड हम लोग राइज कर सकते हैं। सर एक्वाकल्चर का डेफिनेशन एक बार और बोल इट इज, दीजिएगा। हाँ, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ, ठीक है, इसका डेफिनेशन होगा, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ, it is the practice of
practice of agriculture CULTURA, practice of agriculture in water, that is aquaculture. एक्वाकल्चर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मछली पालन ही नहीं होगा, है ना, पानी में हम पौधा भी उगाते हैं। ओके, कोई पौधा बता सकते हो जो पानी में उगाते हैं और उसका कमर्शियली यूज करते हैं, यू नो? ठीक है, इसमें एग्जांपल में लिख लेंगे पिसिकल्चर, फिशिकल्चर, ठीक है। और एक चीज हम बताते हैं आप लोग को, PISCICUL, ये देखेंगे आप लोग और बताएंगे ये देखो कि नहीं। ये जानते हो आप लोग? ये देखे हो सामने कुछ दिख रहा है? क्या बोलते हैं इसको? ये क्या है, दिख रहा है? क्या बोलते हैं इसको? मखना। नहीं, आपको पता है या फिर पढ़ के बता रहे हो? इसमें पढ़ के बता रहे हो। देखो खाए हो कि नहीं कभी? है सर खाए खाए ना तो मम्मी है। प्रसादी प्रसाद में खाए खाए हो, ठीक है। हाँ, इसका नाम है मखाना। ओके, मखाना सर कहाँ इंग्लिश से में ग्रो क्या बोलते हैं? कहाँ से प्राप्त किया जाता है? हाँ हाँ, ये सर भारत इंग्लिश का में क्या प्रोडक्ट, बोलते हैं? ठीक है। देखते हैं इसका बोटानिकल नाम क्या है। बेसिकली इट इज, ठीक ना, फोक्सनट भी बोलते हैं इसको। बेसिकली ये भारत का प्रोडक्ट है ना। भारत में ही होता है ये, खास करके अपना जो उत्तर बिहार है, ठीक ना, के उसमें ग्रो किया जाता है ना। फोक्सनट, सो ये उगाया जाता है, हाँ, ये उगाया जाता है पानी में। ये पानी में उगाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से फ्रूट आते हैं, बाद में इसको मद करके इसमें से मखाना को हार्वेस्ट किया जाता है। इस तरीके से होते हैं। इसको देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला था पापा। इस तरीके से इसको तोड़ के निकाला जाता है इसमें से। सो मखाना ये पानी में उगाया जाता है। ओके, फिशिकल्चर हो जाएगा, मतलब कि मछली का पालन पोषण करना, कैचिंग ऑफ फिश, ये सब एक्वाकल्चर के आएगा, के अंदर आएगा, ठीक है। कल्चरिंग ऑफ फोक्सनट दैट इज मखाना। ओके, एक चीज और, ये तो जानते होंगे आप लोग, ये देखे हो आप लोग? अरे कहाँ गया? यू नो दिस, ये जानते हो? ये देखे हो कि नहीं? ये नो नहीं, यस सर। हाँ, सर खाए नहीं देख क्या बोलते हैं इसको? पानी फल। बस, हाँ, तो ये कहाँ उगाया जाता है? हाँ, इसको कहाँ उगाया जाता है? पानी में। ये, हाँ, पानी में। तो ये भी एक्वाकल्चर के अंदर आएगा, है ना। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक्वाकल्चर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मछली पालन ही नहीं होगा। पानी से रिलेटेड जितने भी क्रॉप्स होंगे, जितने भी एनिमल्स का रेयरिंग होगा, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड अंडर एक्वाकल्चर। ठीक ना, समझ में आया? आप, हम ये एग्जांपल क्यों दिखा रहे हैं, ये डायग्राम हम क्यों दिखा रहे हैं, ताकि आपको क्लियर कट पता चल जाए कि एक्वाकल्चर का मतलब होता है इट इज
a practice of rearing animals, water animals and aquatic plants. Okay, practice of growing aquatic plant. ठीक है, ये होता है आपका एक्वाकल्चर. चलिए एक्वाकल्चर हम बता दिए क्या होता है. एग्रोनॉमी डन, हॉर्टिकल्चर एंड ओलरिकल्चर डन. हो गया. ठीक है, चलिए सम क्रॉप्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है. okay. चलिए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर. फॉर एग्जाम्पल आप खेती करना चाह रहे हो, तो खेती करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो टेल मी. water, soil, sunlight. हाँ. Water, soil, we need soil, we need water. ठीक है, और है ना, we need soil, we need water, we need seed. है कि नहीं है ना? सीड चाहिए. मान के चलो आपने खेत में लगा दिया. ओके, खेत में लगाने के बाद जब फल पकड़ेगा उसके बाद उसको हार्वेस्ट भी तो करना होगा ना हमें, है ना? हार्वेस्ट करना पड़ेगा. तो हार्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे मशीनरी चाहिए. मान के चलो आपने हार्वेस्ट कर लिया, तो हार्वेस्ट करने के बाद उसको घर में रखना होगा, स्टोरेज चाहिए, है ना? तो ये बेसिक चीजें, 3 बेसिक चीजें, सॉइल, वाटर, ये बेसिक चीजें. हाँ, में आपको चाहिए सनलाइट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, सनलाइट भी चाहिए. ओके, सो सनलाइट कहाँ आएगा? Sir, घर के अंदर तो नहीं आएगा ना? field. हाँ, ओपन फील्ड में आएगा. एक ओपन फील्ड, छत के ऊपर, किचन के अंदर तो नहीं हो सकता ना. ओके, No, sir. हाँ, यहाँ से आप इसको माइनस कर सकते हो, आप यहाँ से सोइल माइनस कर सकते हो. If you do not have soil, then also you can practice agriculture. उसको हम लोग कहते हैं एक्वाकल्चर या फिर हाइड्रोपोनिक्स. हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं. क्या कहेंगे उसको? हाइड्रोपोनिक्स. हाइड्रोपोनिक्स इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल. ये किया जाता है, ठीक है, और कमर्शियली धीरे धीरे हम मूव कर रहे हैं इसके तरफ. चलिए, तो फिर आते हैं हम इसी पे, आपके बुक पे आते हैं. An open field which gets plenty of sunlight and air, ये चाहिए. Properly loosened and aerated soil in the field. Properly loosened कहने का मतलब good amount of air होना चाहिए, रूट आसानी से उस मिट्टी को पेनिट्रेट कर दे, ऐसा मिट्टी होना चाहिए, स्टीफ नहीं होना चाहिए मिट्टी. Sufficient source of water for irrigation. ठीक है, खेत में पानी भेजने के लिए अच्छा सिस्टम होना चाहिए. प्रॉपर न्यूट्रिएंट होना चाहिए, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होना चाहिए. घास पतवार हटाने के लिए हमारे पास तरीके होना चाहिए, वेरिसाइड्स होना चाहिए, कीड़े मकोड़ों को मारने का दवा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, टेक्निक अवेलेबल होना चाहिए ना, प्रॉपर फेंसिंग होना चाहिए ताकि कोई एनिमल आके क्रॉप को डैमेज ना कर दे, है ना? इतना ही नहीं, इसके अलावा हमारे पास ट्रैक्टर्स अवेलेबल होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट को घर तक लेके आ सके हम लोग. ओके, उसके बाद और भी बहुत सारे टूल्स चाहिए, है ना? वो टूल्स हम डिस्कस करेंगे आगे. कभी गाँव गए हो आप लोग? No, sir. ओके, नहीं, किसी ने जो गए होंगे वो लोग तो देखे ही होंगे कि गांव में कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोसेस होते ही रहता है. हाँ, आप अभी जाओगे गांव तो देखोगे कि अभी खेत में धान की बुआई हो रही है. ओके, सीड सोइंग का अभी सीजन चल रहा है, धान का ट्रांसप्लांटेशन चल रहा है. ओके, दिसंबर के आसपास जाओगे तो देखोगे कि हार्वेस्टिंग हो. लाइक, हाँ, यहाँ पे हम मॉडर्न एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब समझा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर कहने का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर विद द यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड टूल्स, ना, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. मशीन का इस्तेमाल करेंगे, मेन पावर कम यूज होगा उसमें. ये इसलिए किया जाता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त कर सके. ओके, कम समय में काम को किया जा सके.
ये सब आता है मॉडर्न फार्मिंग के अंदर। ठीक है, एक होता है ट्रेडिशनल फार्मिंग। हमारे देश में ना ट्रेडिशनल फार्मिंग बहुत सालों तक चलता रहा है ना। अभी भी कुछ कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल फार्मिंग भी की जाती है, जहाँ पे खेत को तैयार करने के लिए हम लोग बैल का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। मैनुअली सीड की सोइंग की जाती है, मैनुअली हार्वेस्ट किया जाता है, मैनुअली थ्रेशिंग की जाती है, मैनुअली घर पे लाया जाता है प्रोडक्ट्स को, है ना। मॉडर्न कहने का मतलब जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मशीन्स अवेलेबल है मार्केट में, सबका इस्तेमाल करके क्रॉप का प्रोडक्शन करना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहने का मतलब होता है कि क्रॉप ग्रो करवाना कमर्शियल लेवल पे, क्रॉप्स का ग्रो करवाना या एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस करवाना एट कमर्शियल लेवल। सिर्फ अपने भर खाने के लिए तो नहीं करना, इतना सफिशिएंट ग्रो करना कि उसको हम मार्केट में भी बेच सकें। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्वेश्चन व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? सो इसका डेफिनेशन आपके सामने है, ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता रहे हैं। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एट मास लेवल, बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करवाना विथ द यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स। चलो डेफिनेशन लिख देते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक ना। प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, doing agriculture at mass level with the use of modern technique। मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल करके मास लेवल में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रॉप का प्रोडक्शन करना, सिर्फ अपने लिए ही नहीं ग्रो करना। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा नॉन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही की जाती है ना। सिर्फ अपने यूज के लिए ही एग्रीकल्चर किया जाता है। नाउ अब हम आते हैं मेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के स्टेप्स पे। okay, आते हैं हम लोग मेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के स्टेप पे। आप ध्यान से सुनिएगा, हम लोग ओरिजिनल सिलेबस में सो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, खेती करने के लिए हमारे पास जो लैंड है, हमारे पास जो प्लॉट है, उसको हमें तैयार करना पड़ता है। तैयार करने का मतलब होता है कि उस जमीन को इस तरीके से बना दे ताकि बीज उसमें उग सके, है ना। उस बीज में रूट जन्म ले, रूट मिट्टी को आराम से पकड़ ले, हवा तेज आए उस पौधे को बहने ना दे, है ना। उस मिट्टी में इतने न्यूट्रिएंट होने चाहिए कि पौधा उसमें अच्छे से उग सके, हेल्दी पौधा जन्म ले, हेल्दी पौधा डेवलप हो, है ना। तो ये सब करना जरूरी होता है और ये करते भी हैं। सो पहला स्टेप होता है प्रोडक्शन में, दैट इज कॉल्ड लैंड प्रिपरेशन और सॉइल प्रिपरेशन या फिर फील्ड प्रिपरेशन करते हैं। सॉइल प्रिपरेशन बोलिए, लैंड प्रिपरेशन बोलिए या फिर फील्ड प्रिपरेशन बोलिए, है ना। सो फील्ड प्रिपरेशन में क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले प्लाविंग करते हैं। ओके, प्लाविंग करने का मतलब होता है मिट्टी को लूज कर देना। ठीक है, मिट्टी को लूज कर देना। आप किताब देखते रहिए या फिर नोट्स जो आपके पास पड़ा है उसको देखते रहिए और हम जो बता रहे हैं उसको समझते चलिए। डाउट होगा पूछते रहे, है ना। सॉइल प्रिपरेशन में क्या करते हैं? प्लाविंग करते हैं। प्लाविंग का मतलब होता है खेत का जो मिट्टी है उसको उलट पुलट करना,
खेत में जो मिट्टी है उसको उलट पुलट करना। उलट पुलट करने से, ट्विस्ट करने से क्या होगा? ट्विस्ट करने से जो घास फूस है वो कबड़ जाएंगे, टूट जाएंगे, मर जाएंगे, है ना? एक चीज। दूसरा चीज, न्यूट्रिएंट जो नीचे की ओर दबे हुए हैं वो ऊपर आ जाएंगे। दूसरा चीज। तीसरा चीज, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्स, स्पोर्स, कीड़े मकोड़े के एग्स, स्पोर्स मिट्टी के अंदर धसे हुए रहते हैं। यदि हम खेत की मिट्टी को उलट पुलट करेंगे तो वो सनलाइट में एक्सपोज हो जाएंगे, हीट में एक्सपोज होंगे, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो सकती है, वो खत्म हो सकते हैं। ये भी एक बेनिफिट है ना? तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्लाविंग द फील्ड? तो इतने सारा बेनिफिट है, ये सब मेंशन होगा किताब में, है ना? मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ, टाइम वेस्ट होगा, है ना? खेत में प्लाविंग करने से एक तो सॉइल लूज होता है, सॉइल के अंदर प्रॉपर एयर इंटर करता है, हवा चाहिए होता है सॉइल के अंदर भी। कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, उनके अंडे जो होंगे वो भी मर जाएंगे, बैक्टीरिया भी बहुत सारा मर जाता है के उलट पुलट करने से। घास फूस मर जाएंगे, न्यूट्रिएंट जो नीचे दबा हुआ रहता है वो ऊपर आ जाएगा, है ना? ये होता है प्लाविंग। प्लाविंग के बाद हमें खेत को बराबर करना होता है, एक लेवल पे लाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। बराबर इसलिए लाना पड़ता है ताकि इरिगेशन में मदद मिल सके, है ना? एक कोने पे यदि हम पानी छोड़ दें तो वो पानी बराबर पूरे खेत में फैल जाए। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लेबलिंग। लेबलिंग हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ उस खेत में जो प्लेन एरिया में कर जाए, जो बराबर एरिया में कर जाए। माउंटेनस एरिया में हम लेबलिंग करने से कोई बेनिफिट नहीं प्राप्त कर सकते, है ना? उसमें लेबलिंग करे ना करे कोई बेनिफिट नहीं होता है ना? लेकिन लेबलिंग करने से एक फायदा ये भी होता है कि जो बड़े बड़े पत्थर होते, चट्टान होते, पत्थर में जो बड़े बड़े मिट्टी के चट्टान होते, वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी फायदा होता है लेवलिंग का। ओके, आप लोग लेवलिंग करते हुए देखो कि नहीं गांव में? हेलो यस सर। हेलो, लेवलिंग देखे हो? यस सर। ठीक है, हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, बचपन हम अपना गांव में बिताए हैं, तो हमें पता है लेवलिंग क्या होता है। ठीक, चलिए लेबलिंग का हमें यहाँ पे डायग्राम, एक फोटो दिखाते हैं, डायग्राम नहीं फोटो दिखाते हैं। उसके बाद है प्रोसेस मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग कहने का मतलब खाद डालना, न्यूट्रिशन डालना, है ना, फर्टिलाइजर्स डालना, दैट इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। सो यहाँ पे हम डायग्राम दिखा रहे हैं या फोटो दिखा रहे हैं प्लाविंग का और लेबलिंग का। डायग्राम देखेंगे आप लोग, प्लाविंग और प्लाविंग, दिस इज कॉल्ड प्लाविंग। ये रहा आपका ट्रेडिशनल प्लाविंग। देख पा रहे हो डायग्राम? फोटो दिख रहा है? नो सर। क्या देख, सर लोड हो फोटो रहा में क्या है। देख पा रहे हो? फोटो में क्या देख पा रहे हो? अच्छा, लोड हो रहा है। लोड हो रहा है फोटो में क्या देख रहे हो? सर, अब दिख रहा है। ट्रैक्टर। कहाँ का ट्रैक्टर? बड़ा सा फोटो में क्या देख रहे हो? एक किसान है बैल के सहारे मिट्टी को उल्टा पुल्टा कर रहा है, कहने का मतलब अप्स एंड डाउन कर रहा है, ठीक ना? ये हो गया आपका मैनुअल प्लाविंग। ये यहाँ पे देखो, ये प्लाविंग कर रहे हैं हम लोग, देख रहा है ये, ठीक ना? इसमें कर क्या रहा है? जो बंदा है ट्रैक्टर पे बैठा है वो कर क्या रहा है? जो मिट्टी एकदम बराबर है, प्लेन है, उसको खोद दे रहा है, उसको लूज कर रहा है ना? इसको हम लोग कहते हैं प्लाविंग। प्लाविंग के बाद होता है लेवलिंग। लेवलिंग, अभी आप लोग गांव जाते हैं ना तो ये सब पूरा देख पाते हैं। देखते हैं। लेवलिंग आफ्टर प्लाविंग। दिखा रहे फोटो उसका, यहाँ नहीं है, नहीं है, ये देखो,
था ना क्या? अरे यार, हाँ ये। देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज लेवलिंग प्रोसेस। एक बड़ा सा क्या बोल सकते हैं, शीट है आयरन का, ठीक ना, उससे चलाया जा रहा है खेतों में, जिसके चलते मिट्टी बराबर हो जा रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर भी पड़ा हुआ है तो वो छोटा हो जाता है, ठीक ना। ये हो गया आपको ट्रैक्टर से लेबलिंग, ये मैनुअल लेबलिंग हुआ। ये देख पा रहे हो, भैंस के पीछे एक लकड़ी बांधा हुआ है किसान ने और लकड़ी के ऊपर खुद चढ़ा हुआ है। इससे क्या हो रहा है, बड़े बड़े चट्टान होंगे वो बराबर हो जाएंगे, टूट जाएंगे और मिट्टी भी ऑलमोस्ट प्लेन हो जाता है, ठीक है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है खेती में, इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, मजा आता है इस पे चढ़ने में। बचपन में हम भी चढ़े हैं इसके ऊपर ना। हेंगी बोलते हैं ट्रेडिशनली इसको, हेंगी देना बोलते हैं, ठीक ना। घर में मम्मी पापा होंगे या दादा जो होंगे तो आप उनको दिखाइएगा ये फोटो, वो एक्सप्लेन कर देंगे ये प्रोसेस क्यों होता है और कैसे होता है। ही और शी विल एक्सप्लेन यू, दादी हो या दादा हो। हाँ, ये होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लेवलिंग। क्वेश्चन आता है, ठीक, क्वेश्चन आता है। हाँ, चलिए इन तीनों का मतलब समझा दिए, प्लाविंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग का। एडवांटेजेस क्या है देखो, आप देखेंगे अपने स्क्रीन पे। इट अलाउज द मिक्सिंग ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर मोर यूनिफॉर्मली, सही है। सीड आर आल्सो एबल टू जर्मिनेट मोर इजीली। इट अलाउज गुड रूट पेनिट्रेशन, रूट आर अवेलेबल टू ब्रेक मोस्टली, लूजन प्रमोट्स। इसमें से कोई ना समझ में आया पॉइंट पूछेंगे, आई एम गिविंग यू सम टाइम, ना समझ में आ रहा तो पूछेंगे। एडवांटेजेस ऑफ प्लाविंग लिखा हुआ है, उसमें कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो पूछेंगे। तो दिक्कत, नो सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डायग्राम देखेंगे जरा, इन सब से क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक ना। ये प्लाव है, हल कहते हैं जिसको हिंदी में, ठीक ना, हिंदी में इसको हल भी कहते हैं, ठीक। सो छोड़ो, ये सबसे उतना क्वेश्चन नहीं आता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ट्रैक्टर से प्लाविंग की जा रही है, ये फोटो है आपका। यहाँ पे लेबलर है, प्लान यूज टू लेबल द सोइल एंड आयरन लेबलर। खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेबलिंग का एडवांटेज से क्वेश्चन आता है, देखो पहला एडवांटेज दिया है, इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर। Also it prevent the loose soil from being eroded by water or air। ये खास कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, इससे रिलेटेड नहीं है। पॉइंट नंबर आप लोग ओमिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस मैन्योरिंग, जैसे मैंने बताया सोलर खाद डालना, ठीक है, न्यूट्रिएंट डालना, मैन्योर डालना, दैट इज कॉल्ड मैन्योरिंग। मैन्योर है क्या? मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस obtained from decomposition of plants and animal waste, that is called manure, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोस्ट खाद, जैविक खाद जिसको बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स जिसको कहते हैं, है ना, वो डाला जाता है। ओके, यदि आपके पास खाद नहीं है तो आप केमिकल फर्टिलाइजर डालोगे जो इंडस्ट्री में बनाया जाता है, उसको भी हम लोग मैन्योरिंग ही कह सकते हैं। हाँ, एडवांटेज ऑफ मैन्योर, ठीक है। मैन्योर का एडवांटेज ये होता है कि सोइल की न्यूट्रिएंट बढ़ जाती है, उगाने की क्षमता बढ़ जाती है। मोटा मोटी कहा जाए तो सोइल के पास ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट आ जाता है, जिसके चलते पौधे आराम से अपना भोजन बना सकते हैं। कहने का मतलब यही है, ओके। और बाकी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ से, हाँ यहाँ से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे जरा। हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ हटाइए हटाइए हटाइए, हाँ यहाँ से वर्मी
वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट, कहीं पे दिख रहा है वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट पॉइंट आउट करें। आप लोगों के पास बुक है कि नहीं है? है सर। तो लोग पास बुक है ना, तो बुक खोल के भी बैठ सकते हो, वो ज्यादा सही रहेगा, और सुनते चले। वर्मी कंपोस्ट दिखा कहीं पे? वर्मी कंपोस्ट टर्म दिखा? हाँ, इम्पोर्टेंट समझेंगे। वर्मी कंपोस्ट कहने का मतलब क्या होता है? यदि हमारे पास कोई एग्रीकल्चरल वेस्ट है या किचन वेस्ट है, उस किचन वेस्ट को हम लोग मैन्योर में कन्वर्ट करवाएंगे, खाद में कन्वर्ट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या बोलते हैं? अर्थवर्म को केचुआ। उसका इस्तेमाल से यदि हम लोग मैन्योर प्राप्त कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर प्राप्त कर रहे हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्राप्त कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। वर्मी कल्चर कहने का मतलब होता है वर्म का कल्चर करना, अर्थवर्म का कल्चर करना, ताकि हम लोग वर्मी कंपोस्ट प्रैक्टिस कर सके ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बहुत ही शब्द यूज टू में हो रहा है आजकल। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहने का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। हम लोग इंडस्ट्री से बना हुआ कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेचुरली जो खाद बना है उसी का इस्तेमाल करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो टिक कर लेंगे यहाँ से, दो चीज इंपॉर्टेंट है, वर्मी कंपोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इंपॉर्टेंट है ना, दो चीज इंपॉर्टेंट। मैन्योर का डिसएडवांटेज ये होता है कि इसको बनाने में ज्यादा समय लगता है, ओके, और इसकी इफिशिएंसी बहुत कम होती है, इफिशिएंसी इसकी बहुत ही कम होती है, ये डिसएडवांटेज है इसका। चलिए, डिफरेंस कहीं दिया होगा, हम आगे पढ़ते हैं, आगे देखेंगे। नाउ फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आता है। फर्टिलाइजर कहने का मतलब होता है कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक चीजें जो इंडस्ट्री में बना हो ना, जो फैक्ट्रियों में बना हो, और वो चीज इस्तेमाल करते हैं हम लोग खेती करने के लिए। आपने गांव में देखा होगा, छोटे छोटे दाने दाने से चीज चीनी की तरह या साबुदाने की तरह खेत में डाला जाता है, देखे हो कभी? देखो कि नहीं? No. नहीं, ये चीज दिखा रहे, रुको उसका फोटो दिखाते हैं। यूरिया क्रिस्टल्स फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, छोटे छोटे साबुदाने की तरह दाने दाने से होती है, व्हाइट कलर। हाँ, ये देखे होंगे आप, ये नहीं देखे हो? इस तरीके से ये, ठीक है, ये है आपका इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ठीक है, ये फर्टिलाइजर है, इसको इंडस्ट्री में बनाया जाता है दाने दाने से। ठीक है, नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो, आपके लोकेलिटी के आसपास या लोकल मार्केट में एक दुकान सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे सीड्स वगैरह बिक्री की जाती है। सीड्स, बीज बेचते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट भी बेचते हैं, है ना। तो उनके दुकान में आप इस चीज को देख सकते हो ना, ये खाद है, यूरिया है। सो इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजर्स, इसको हम लोग फर्टिलाइजर बोलते हैं। इट इज पॉइजनस, है ना, आप कंज्यूम करोगे मर जाओगे, है ना। तो ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहता है। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, स्पेसिफिक कहने का मतलब होता है वो चीज, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कहने का मतलब होता है न्यूट्रिएंट
ठीक है। स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कहने का मतलब वो चीज जो पौधे को चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, ठीक है। और पौधे को ज्यादातर चाहिए होता है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम ये चाहिए पौधे को इन लार्ज अमाउंट। सो फर्टिलाइजर के अंदर अभी अभी जो हम डायग्राम दिखाए थे, फर्टिलाइजर के अंदर ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है ना। लेकिन जो मैन्योर है जो हमने कीड़े मकोड़स का इस्तेमाल करके बनाया था, अर्थवॉर्म इस्तेमाल करके बनाया था, उस मैन्योर के अंदर एनपीके तो है, साथ में और भी बहुत सारा मेटेरियल्स प्रेजेंट है जो पौधों को चाहिए भी नहीं। मोर ओवर एनपीके का अमाउंट बहुत ही कम है, अमाउंट इज वेरी लेस, ठीक ना। एनपीके का अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम है। ये एक डिफरेंस हो गया फर्टिलाइजर में और मैन्योर में। ध्यान देंगे, क्वेश्चन यहाँ से आता है। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक कहने का मतलब वो चीज ज्यादा अमाउंट में रहना जो पौधे को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, दैट इज एनपीके। सो फर्टिलाइजर के अंदर एनपीके का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, एनपीके का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। एनपीके मींस नाइट्रोजन, पोटाशियम, ठीक है, फास्फोरस, ओके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। और देखते हैं, they are water absorb they are water absorbable water soluble and absorbed by plant easily, ठीक है। आराम से घुल जाते हैं पानी में और इसको पौधा आसानी से एब्जॉर्ब भी कर लेता है, ये एडवांटेज है, ठीक है। इनको ले जाना, ले आना, स्टोर करना बहुत ही आसान है ना। और ये बहुत ही कम अमाउंट में यूज होता है फील्ड के अंदर, ज्यादा अमाउंट में डालोगे पौधा मर जाएगा, कम अमाउंट में चाहिए होता है पौधे। डिसएडवांटेज देखते हैं इसका, है ना। डिसएडवांटेज ये है कि कंटिन्यूअसली फर्टिलाइजर यूज करने से जो नेसेसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सोइल के अंदर, जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सोइल के अंदर, वो मर जाते हैं, है ना। जहरीला साबित होता है ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। एक चीज, दूसरा चीज, सोइल के कंपोजिशन को बदल देता है, इसका पीएच में डिस्टरबेंस कर देगा, है ना, मिट्टी को बंजर भी कर सकता है। हाँ, नेक्स्ट, accumulation of fertilizer in water bodies causes eutrophication। यूट्रोफिकेशन से हम यूट्रोफिकेशन समझा देते हैं, क्या होता है। यूट्रोफिकेशन समझाते हैं, ओके। अलगल ब्लूम कहीं पे शब्द सुने हो, अलगल ब्लूम शब्द सुने हैं कहीं पे आप लोग? नो सर। ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल, 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 ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल को है या टेरर ऑफ बंगाल को। चलिए, यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रकार का पौधा ग्रो करना पानी में, दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन मींस ग्रोथ ऑफ a particular type of organism in the water body because of high nutrient condition, that is called eutrophication, है ना। खेत में हमने, ठीक है, खेत में हमने क्या करा, खेत में हमने खाद डाले, ठीक है, हमने फर्टिलाइजर डाले, फर्टिलाइजर का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो इस यहाँ पे जो पौधे ग्रो कर रहे थे उनको जितना इस्तेमाल करना था कर ही लिए, बाकी जो सोइल थे, बाकी जो फर्टिलाइजर्स थे वो वॉश आउट हो जाएगा। वॉश आउट होने के बाद इट मूव्स टू द नियरेस्ट वाटर बॉडी में जाएगा, पोंड है, तालाब है ना, नदी है,
उसमें चला जाएगा धुलके हुए, है ना। अब क्या हो जाएगा, इस वाटर बॉडी का न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ जाएगा, भोजन ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब किसके लिए भोजन, ऑर्गेनिज्म के लिए, कीड़े मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, है ना। तो कोई एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इस न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करेगा और पूरा नदी भर में, पूरा पानी भर में ग्रो कर जाएगा, पूरा एरिया छाप लेगा, ठीक ना। पूरा एरिया छाप लेना मतलब कोई एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही ग्रो करा ना इस वाटर बॉडी में, उसी को हम लोग कहते हैं यूट्रोफिकेशन। जलकुंभी जानते हो आप लोग, जलकुंभी। सर यूट्रोफिकेशन एक बार और समझा दीजिए। हाँ, यूट्रोफिकेशन कहने का मतलब होता है कोई एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होना लार्ज अमाउंट में। यूट्रोफिकेशन कहने का मतलब होता है कोई एक पार्टिकुलर प्लांट का ग्रोथ होना, ठीक ना, लार्ज अमाउंट में, दैट इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। Okay, eutrophication is the process of growth of a particular type of plant in the water body because of high nutrient content of water body. लिखते हैं इसको, ठीक है। It is the process of growth of a particular type of plant in water body because of or due to high nutrient content in the water body. Example eutrophication का algal bloom, ठीक ना, algal bloom एक एग्जाम्पल हो गया। टेरर ऑफ बंगाल, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। That is called eutrophication। चलिए कुछ फोटो दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। ये देखे हो आप, ये देखे होंगे, ये देखे हो, ये जानते हैं आप लोग इसको, नो ये सर। देखे हो, देखे हो ये, नहीं देखे। नहीं देखे हो, बाकी लोग, बाकी लोग ये पौधा देखे हो कि नहीं, हाँ, नहीं देखे हो। कौन सी जगह पे रहते हो यार तुम लोग, हमारे घर के आसपास भी होगा ये, याद आया कुछ, ये इस तरीके का पौधा याद आया कुछ, ये देखो, ये घर के आसपास तालाब उलाब है कि नहीं तुम लोग का, तालाब या छोटा सा गड्ढा। नो सर। ओके, इसको हम लोग कहते हैं इकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ। ओके, इकॉर्निया या फिर वाटर हाइसिंथ, ये कोई भी तालाब में बहुत तेजी से ग्रो करता है, उस तालाब का न्यूट्रिएंट को यूज अप कर लेगा और सिर्फ यही ग्रो करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे, ये देखो तालाब, पूरा का पूरा तालाब भरा हुआ है वाटर हाइसिंथ, मींस दिस इज ए यूट्रॉफिक लेक, यूट्रॉफिक लेक है। और यहाँ पे यूट्रोफिकेशन हुआ है एक पार्टिकुलर पौधा से, दैट इज वाटर हाइसिंथ। इकॉर्निया बोलते हैं, इकॉर्निया बोटानिकल नाम हो जाएगा ना, वाटर हाइसिंथ अंग्रेजी में कहते हैं।
हिंदी में इसको जलकुंभी कहते हैं। ठीक, हाँ, ये हो गया। एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग यूट्रोफिकेशन का। ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं। नहीं, ये बहुत रेयर है कि आप देखे होंगे। दिस इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। इसको कहते हैं हम लोग एल्गल ब्लूम। ये एल्गी ग्रो किया हुआ है ना, ये एल्गी देखो इतना मास में एल्गी ग्रो किया हुआ है, इसको एल्गल ब्लूम कहते हैं। ये भी एक प्रकार का यूट्रोफिकेशन है, एक पर्टिकुलर टाइप का पौधा उग जाना पानी में। सो यूट्रोफिकेशन का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर प्रकार का पौधा उगना, है ना, और क्योंकि न्यूट्रिएंट उसमें ज्यादा है। अलग-अलग ब्लूम में एग्जांपल हो गया टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा गया इसका रीजन बता। ठीक है, बंगाल में वाटर हाइसिंथ का इंट्रोडक्शन करा गया था। वाटर हाइसिंथ का इंट्रोडक्शन करा गया था क्योंकि वाटर हाइसिंथ का फूल बहुत सुंदर होता है, इसीलिए विदेश से हम भारत लेके आ रहे थे वाटर हाइसिंथ। बंगाल में भी पहुंचा, है ना। ये इतना तेजी से ग्रो करने लगा तालाबों में, बंगाल के तालाबों में, कि तालाब की पूरी मछलियां खत्म हो गई ना, पूरी मछलियां मरने लगी क्योंकि पूरा न्यूट्रिएंट तो वाटर हाइसिंथ यूज कर लिया, मछली तो है नहीं। बंगाल, बंगाल का स्टेबल फूड क्या है? हेलो 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 हेलो, बंगाल का स्टेपल फूड क्या है? हाँ बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है जी। बंगाल का स्टेपल फूड दैट इज फिश एंड राइस। तो उस समय बंगाल में बंगाल की पूरी मछलियां मर गई, इसीलिए कहा गया था कि बंगाल में एकदम दहशत नहीं मिल रहा था उस समय। सो उसी कंडीशन को टेरर ऑफ बंगाल। मेरा आवाज सुन पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? हाँ सर, अभी सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है ना? यस, ठीक है। क्वेश्चन पूछते चलेंगे, और ये चैप्टर कुछ टेक्निकल नहीं है, आप पढ़ो स्टोरी की तरफ पढ़ो, आपको भी समझ में आएगा, है ना। ओके, चलिए ये हो गया यूट्रोफिकेशन हम बता दिए, आगे बढ़ते हैं। फील्ड फेलो, क्रॉप रोटेशन, बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब समझाते हैं, क्रॉप रोटेशन का मतलब समझाते हैं क्या होता है। सी, सोयल सोयल नहीं, फील्ड की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए, है ना, खेत की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए हम कुछ कुछ टेक्निक अपनाते हैं। वो टेक्निक है दैट इज फील्ड फैलो। ठीक ना, फील्ड फैलो कहने का मतलब होता है कि 2020 में, दिस इज 2020 ना, इन 2020 वी विल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर देयर, इन 2021 we will not do any cropping there, in 2022 also we will not practice any agriculture there, in 2023 or 24 we will practice agriculture, after that again we will leave that field for another 3 years, है ना। इस तरीके का कल्टीवेशन को फील्ड फेलो, इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग फील्ड फेलो बोल सकते हैं। इसलिए किया जाता है ताकि सोयल अपना फर्टिलिटी को, फील्ड अपना फर्टिलिटी को फिर से रिगेन कर ले, दैट इज कॉल्ड फील्ड फैलो। नेक्स्ट प्रोसेस इज क्रॉप रोटेशन। ये प्रोसेस हम लोग करते हैं ताकि फील्ड की फर्टिलिटी बरकरार रहे, है ना, फील्ड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। दूसरा तरीका बता रहे हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन कहने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टाइम फॉर ग्रोइंग खरीफ क्रॉप, है ना। अभी हम धान उगा रहे हैं, मेज उगा रहे हैं, अगले सीजन में हम धान ना उगा के, मेज ना उगा के हम गेहूं उगाएंगे, वीट उगाएंगे, दलहन उगाएंगे। ओके,
सो रोटेट करते रहना, क्रॉप का रोटेशन करते रहना पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जांपल आपका एक जमीन है, आपका खेत, ठीक ना, आप उस खेत में अभी क्या करा, एक क्रॉप लगाया आपने, वो क्रॉप था पेड़ी, पेड़ी था या फिर व्हीट, पेड़ी था या फिर मेज था, है ना। जब मेज की हार्वेस्टिंग हो जाएगी या पेड़ी की हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो सेम उसी जगह पे आप चना लगाओगे या गेहूं लगाओगे ना। इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन। इससे फायदा ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट खेत में पड़ा हुआ है, मान के चलो अभी हमने धान लगाया है खेत में, उसमें हमने न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर डाला, जो जो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक था धान के लिए, मतलब पेड़ी के लिए, वो तो यूज हो जाएगा, और जो जो रिक्वायरमेंट नहीं है पेड़ी के लिए वो तो वहीं पे रह जाना है ना। तो अगले सीजन में हम फिर से पेड़ी लगाएंगे, तो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो लेफ्ट ओवर था वो तो यूटिलाइज नहीं हो पाया ना। यदि हम दूसरा क्रॉप लगा दें तो हो सकता है जो लेफ्ट ओवर न्यूट्रिएंट है वो उसका इस्तेमाल कर ले। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है ना। तो ये न्यूट्रिएंट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो जाता है। दूसरा चीज, मान के चलो हमने अभी उसमें धान लगाया है, पेड़ी लगाया है हमने, सो पेड़ी को अटैक करने वाला जो कीड़े मकोड़े हैं, है ना, वो जीवित रहेंगे, जब तक धान रहेगा तब तक जीवित रहेंगे, उसके एग्स वगैरह भी अलाइव रहेंगे, लार्वा भी अलाइव रहेगा। और तुरंत फिर से हम धान लगाएंगे तो लार्वा हेच्ड हो जाएगा, फिर से उसको डिजायरेबल होस्ट मिल गया, फिर से वो धान को नुकसान पहुंचाने लगेगा। अब मान के चलो हमने धान नहीं लगाया, पेड़ी नहीं लगाया हमने, उस जगह पे हमने वीट लगा दिया, तो वो पर्टिकुलर कीड़े मकोड़ों के लिए डिजायरेबल होस्ट नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली वो मर जाएगा कीड़ा मकोड़ा। ये भी एक फायदा होता है क्रॉप रोटेशन से ना। नाउ एक और प्रोसेस है, हाउ वी कैन मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विदाउट यूजिंग फर्टिलाइजर, दैट इज बायो फर्टिलाइजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनेंगे, बायो फर्टिलाइजर का मतलब, ठीक ना। बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, बायो फर्टिलाइजर, बायो ठीक है। बायो फर्टिलाइजर में बायो फर्टिलाइजर कोई केमिकल नहीं है ना। जैसे मैन्योर है, आप देखे होंगे आपके घर में भी पोट होगा, फ्लावर पोट होगा, तो देखे होंगे उसमें ऑर्गेनिक सॉइल वगैरह यूज करते होंगे पापा मम्मी, देखे होंगे, दैट इज बायो फर्टिलाइजर, सॉरी दैट इज मैन्योर। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर कोई ऐसा मैन्योर नहीं होता है, खाद नहीं होता है, इट इज एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और करते क्या है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, ये सोइल में पड़े हुए न्यूट्रिएंट को, ये सोइल न्यूट्रिएंट है, soil nutrient converts this nutrient into usable form, usable form, है ना। ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, इस सोइल न्यूट्रिएंट को कन्वर्ट कर देगा ऐसे चीजों में जो पौधे आसानी से ले सकते हैं। प्लांट कैन एब्जॉर्ब दिस इजीली, है ना। बायो फर्टिलाइजर्स एक्चुअल में फर्टिलाइजर नहीं है, ये माइक्रोब्स है। ये माइक्रोब्स करते क्या है, सोइल में पड़े हुए कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट को कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये सिंपल यूजेबल फॉर्म को पौधा आसानी से ले सकता है, पौधा इसको नहीं ले सकता है ना, पौधा इस पर्टिकुलर कन्वर्टेड सब्सटेंस को ले सकता है। सो दैट इज बायो फर्टिलाइजर, है ना। मतलब मान के चलिए कि एक प्रकार का जानवर है या फिर एक प्रकार का लिविंग सब्सटेंस है या लिविंग मशीन है,
जो सोइल में पड़े हुए कॉम्प्लेक्स चीजों को छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, और उस कन्वर्टेड सब्सटेंस को पौधे आसानी से ले सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, सोइल में नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, ठीक ना। इस नाइट्रोजन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते क्या है, इस चीज को कन्वर्ट कर देते हैं इसमें, ठीक है, अमोनिया में। किस में कन्वर्ट कर दिया गया, इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया गया। अब पौधा क्या करता है, अमोनिया आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है, एब्जॉर्ब बाय प्लांट। प्लांट आसानी से अमोनिया को एब्जॉर्ब कर सकता है ना। नाइट्रोजन को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, अमोनिया को करेगा एब्जॉर्ब। सो नाइट्रोजन को अमोनिया में कौन कन्वर्ट करेगा, माइक्रोब, कीड़े मकोड़े, छोड़ी कीड़े मकोड़े नहीं, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोब्स को हिंदी में पता नहीं, ठीक ना। माइक्रोब्स क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। इस माइक्रोब का एक एग्जांपल दे रहे हैं, राइजोबियम। नाम सुने हो ना राइजोबियम, बहुत जगहों पे। राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके, है ना। सो बायो फर्टिलाइजर का मतलब समझेंगे, ये कोई एक्चुअल फर्टिलाइजर नहीं होता है। दे आर सिंपली लिविंग ऑर्गेनिज्म which converts the complex molecules into simple absorbable form. डेफिनेशन लिख रहे हैं हम यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स का। it is a group of microbes which converts the complex material into simple absorbable, absorbable form by the plant, ठीक ना। that is called bio fertilizers. Example, राइजोबियम। राइजोबियम एक एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया का। नॉस्टॉक, NOSTOC, नॉस्टॉक हो गया, एनाबेना हो जाएगा ना। ये सब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, नाइट्रेट में या नाइट्राइट में ना। ये कन्वर्ट कर देंगे इसमें, देखो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को या तो कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया में, या फिर कन्वर्ट कर देंगे इसमें, नाइट्रेट में और नाइट्राइट में, ठीक है। पौधा इस पर्टिकुलर चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, या तो NH3 को एब्जॉर्ब करे, या फिर NO2 माइनस को, या फिर NO3 माइनस को, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। दैट इज बायो फर्टिलाइजर। देखो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल है, यहाँ पे देखोगे नोस्टोक, एनाबेना, राइजोबियम। राइजोबियम नोस्टोक को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। लिख दे। ये दोनों को टुगेदरली हम लोग बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। ओके, हाँ, राइजोबियम से क्वेश्चन आता है। राइजोबियम ना, तो राइजोबियम क्या है, एक बैक्टीरिया है। इट इज अ बैक्टीरियम, it is a bacterium which shows symbiotic association,
association, symbiotic association with leguminous plant, leguminous प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है ना। रूट में फॉर एग्जांपल दिस इज ग्राम, चना है, ठीक ना, चना का पौधा है, तो इसके रूट में ये राइजोबियम रिसाइड करता है इस तरीके से, है ना, और नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, गांठ बना के रहता है उसमें। और करता क्या है, ये राइजोबियम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेगा और अमोनिया में कन्वर्ट करता है, अमोनिया। ओके, कुछ कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि बाहर रहते हैं, रूट के बाहर रहेंगे, दिस इज सॉइल एरिया, है ना। यहाँ पे राइजोबियम जड़ के अंदर है, रूट के अंदर है, किसी किसी के केस में रूट के बाहर रहता है ना। चलिए, ये हो गया, हटाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूट नोडल ये हम बता दिए ना। यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, ठीक है। व्हाट इज मैन्योर और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, पढ़ेंगे जरा एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। हेलो हेलो, एक एक पॉइंट पढ़ोगे जरा तुम लोग, एक्सप्लेन कर रहे हैं। हेलो, यस सर, पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ो जरा पॉइंट को। हाँ हाँ, These are organic substances obtained by decomposition of plant and animal waste. हाँ मैन्योर्स क्या होते हैं, मैन्योर ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, है ना। इसको बनाता कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाता है, कि मैन्योर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो सबस्ट्रेट क्या होगा, इनिशियल मटेरियल क्या होगा, तो इनिशियल मटेरियल होता है पेड़ पौधे, पत्ते, मरे हुए जानवर का डंग, ठीक ना, ये सब होते हैं। इन सभी को सड़ा के गला के मैन्योर बनाया जाता है ना। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, They are दूसरा rich पॉइंट in पढ़ेंगे। organic nutrition, not rich in NPK. दे आर रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, कहने का मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा, प्रोटीन्स भी रहेगा, कुछ एंजाइम्स भी रहेंगे, है ना, ये सब चीजें रहेंगे लार्ज अमाउंट में। लेकिन एनपीके रहेगा लेकिन लार्ज अमाउंट में नहीं रहेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह रहेगा बट नॉट इन लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, They are not nutrient specific. दे आर नॉट न्यूट्रेंट स्पेसिफिक, नॉट न्यूट्रेंट स्पेसिफिक कहने का मतलब कोई पार्टिकुलर प्रकार का न्यूट्रिएंट सिर्फ नहीं रहना है, इट्स मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट, सारा का सारा चीज प्रेजेंट रहेगा, छोटे छोटे कम कम अमाउंट में, है ना। यदि आप थोड़ा अमाउंट में सोइल लोगे अपने हाथ में, तो उसके अंदर सारे चीज प्रेजेंट रहेंगे जो पौधे को चाहिए, लेकिन बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, कम कम अमाउंट में रहेंगे। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं है ये। नेक्स्ट पॉइंट बोलो जरा। They are not soluble in water, so absorbed slowly by plants. दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर सो एब्जॉर्ब स्लोली बाय प्लांट, जो मतलब कि आसानी से ये डिसॉल्व नहीं होते हैं पानी में, है ना, घुले हुए नहीं रहते हैं आसानी से, इसीलिए इनको एब्जॉर्ब करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट, They are not harmful to environment. हाँ ऑब्वियसली इसके अंदर कोई हानिकारक सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसीलिए ये हानिकारक भी नहीं है एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट पे ये कोई ज्यादा निगेटिव रोल प्ले नहीं करता है, दिखाता नहीं है। नेक्स्ट, They have nutrients in small quantity, so needed in large quantity. हाँ जैसे कि मैंने बोला कि मैन्योर के अंदर सारे चीज प्रेजेंट रहेंगे लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में रहेगा। अब मान के चलो
बहुत ही कम अमाउंट में है, तो इसका मास हमें बढ़ाना पड़ेगा ना, इसकी अमाउंट हमें बढ़ानी पड़ेगी ना, है कि नहीं है? Yes, sir. मान के चलो आपने 1 किलो मैन्योर डाला, एक पर्टिकुलर एरिया में आपने 1 किलो डाला, उस 1 किलो के अंदर उतने सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं प्रेजेंट है जो आपके पौधे के लिए सफिशिएंट हो, तो क्या करोगे आप? उसका क्वांटिटी बढ़ा दोगे, है ना, 2 टाइम्स करोगे, 3 टाइम्स करोगे ना, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता है मैन्योर। हाँ, नेक्स्ट, They are bulky बल्कि substance. सब्सटेंस सो डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। अब मान के चलो मैन्योर ज्यादा अमाउंट में चाहिए, कम अमाउंट से तो काम चलेगा नहीं। अब मान के चलो आपके पास बहुत बड़ा खेत है ना, तो बहुत बड़ा खेत है तो उसमें डलने वाला मैन्योर का अमाउंट भी ज्यादा होगा, उसको कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना डिफिकल्ट टास्क होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट, They are prepared in field. इनको हम लोग खेत में ही बना सकते हैं या फिर फार्म यार्ड में ही बना सकते हैं, है ना, इंडस्ट्री में नहीं बना सकते इसको हम लोग। यहाँ पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स में आएंगे आप। These are artificial organic salts. ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक है, देखो इनऑर्गेनिक लिखा होगा, ठीक ना, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो इंडस्ट्री में बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, They are rich in nutrient phosphorus and potassium हाँ NPK. हाँ, ये जो इंडस्ट्री में बनाया जाता है, खाद जिसको कहते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर कहते हैं, दे आर रिच इन नाइट्रोजन पोटाशियम एंड फास्फोरस, ठीक है, एनकेपी या फिर नाइट्रोजन They are फास्फोरस पोटाशियम बोलिए, nutrient. एनपीके, है ना, ये स्पेसिफिक होते हैं ये, हाँ स्पेसिफिक होते हैं, कंटेंट बढ़ाना है, फास्फोरस कंटेंट बढ़ाना है, पोटाशियम कंटेंट बढ़ाना है, तो आप सिंपली खाद डाल दोगे मार्केट से खरीद के, इंडस्ट्री से खरीद के, हाँ, तो वो पर्टिकुलर अमाउंट बढ़ जाएगा। Yes, sir. है ना, Yes, नेक्स्ट, sir. दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, दे आर एब्जॉर्ब, हाँ ये अच्छे से सॉल्युबल होते हैं पानी में और इसको आसानी से पौधे एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, They are harmful to environment. हाँ ये हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि सॉल्ट है, सॉल्ट ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर सकते हैं, पौधा भी मर सकता है यदि हम लोग ज़्यादा डालेंगे तो ये हानिकारक है एनवायरनमेंट के लिए। They have higher नेक्स्ट, amount of nutrients so required in very small quantity. हाँ ठीक है, इनके अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होता है, सिर्फ न्यूट्रिएंट ही रहता है, अनवांटेड चीज़ें नहीं रहती है ना। मैन्योर में क्या होगा, मैन्योर में नॉर्मल मिट्टी भी है ना, Yes, बालू sir. भी है, रेत का तो कोई यूज नहीं है, सिंपली वॉल्यूम बढ़ा रहा है ना। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट ही रहता है, दूसरा कोई चीज होता ही नहीं है ना, तो इसलिए कम अमाउंट में चाहिए। दे आर इन कंसंट्रेटेड फॉर्म एंड इजिली बी ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड, ये कम अमाउंट में चाहिए होता है खेतों में, तो इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि इनका मास जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो छोटा होता है, कम होता है, बोरे में भी पैक करके हम ट्रांसफर कर सकते हैं कहीं पे, और एक बोरे में हम अच्छा खासा एरिया को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, They are prepared in factories. हाँ इसको फैक्ट्री में ही बनाया जा सकता है, घर में नहीं बना सकते इसको ना, हायर क्लासेस में आप सीखोगे किस तरीके से फर्टिलाइजर्स बनाया जाता है। सर ये तो मैन्युअर्स का उल्टा है ना, हाँ फर्टिलाइजर। हाँ, मैन्योर का उल्टा है। सो Okay. आपके अनुसार कौन ज्यादा सही है, मैन्योर ज्यादा सही है या फिर फर्टिलाइजर ज्यादा सही है? मैन्युअर्स। मैन्योर सही है, लेकिन किसान यदि मैन्योर का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर करने की प्रैक्टिस करेगा तो बेचारा भूखे मर जाएगा, है ना। और रीजन ये है कि मैन्योर बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, है ना, और उतना मैन्योर किसान बना भी नहीं सकता, और कोई कंपनी ऐसी है नहीं जो मैन्योर बनाता हो, है
ना, उसको घर में हम ही लोग बना सकते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में नहीं बनाया जाता है इसको, ठीक है। Okay, sir. चलिए तो एक काम करते हैं, आज इतने ही रहने देते हैं। आप लोग पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे, ये बहुत सिंपल सा चीज है, ठीक ना, कोई टेक्निकल नहीं है। ये चैप्टर आप स्टोरी की तरह पढ़ने की कोशिश करो, समझ जाओगे। सर आप पढ़ने भी दिए थे। हम पहले भी क्लास में आप लोग को बोले थे कि ये चैप्टर पढ़ के आओगे ना, तो एक काम करेंगे, आज तक जितना मैं पढ़ाया हूँ वो पढ़ के आओगे। डाउट होगा, ग्रुप बना होगा आप लोग का क्लास 8 का, है ना, Yes, उस ग्रुप sir. में डाउट डाल देंगे, उसी दिन हम इवनिंग तक डिस्कस कर देंगे, है ना। और आगे का पॉइंट भी पढ़ के आओगे, इरिगेशन तक पढ़ के आओगे आप लोग, ये सब पढ़ के आओगे, आगे तक पढ़ के आओगे, जितना तक पढ़ पाओगे पढ़ के आओगे, हम एक्सप्लेन करेंगे फिर, है ना, और क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके, चलो तब पढ़ेंगे, बिना पढ़े हुए नहीं आएंगे, आसान है ये। Okay. चलो पढ़ते हैं, ठीक है, हम साइन ऑफ कर रहे हैं। Thank you, sir.